वो आ जाएं जी OSI मॉडल पे। द 7 OSI लेयर्स। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली इंटरनेट जिन पे काम करता है। स्क्रीन शेयर नहीं है? ये लो, स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। ये लो। इंटरनेट पे जो भी काम होता है ये 7 लेयर्स के ऊपर होता है, ठीक है। इनको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है मैनेज करने के लिए, आसानी से उस चीज़ को, मतलब सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट करने के लिए आसानी होती है। और वैसे बाकी जो मैनेजमेंट होती है वेबसाइट्स की या नेटवर्किंग की, ट्रैफिकिंग की, वो भी आसानी होती है। इन्होंने इसलिए 7 लेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया। सबसे फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर। फिजिकली मतलब किसी चीज का मौजूदगी को फिजिकल कहते हैं ना, जिसको हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। जैसे ये लैपटॉप फिजिकल है, इसी तरह ये हमारा जो लैपटॉप है ये फिजिकल लेयर है। ये जो केबल्स हैं, इंटरनेट की जो केबल है, ये फिजिकल लेयर है। फाइबर की केबल है, रेडियो वेव्स हैं, सिग्नल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, फिजिकल टैपिंग कटिंग ऑफ केबल्स, ठीक है। इसने यहाँ पे रेडियो वेव्स को भी फिजिकल लेयर में डाला हुआ है और सिग्नल्स को भी। ये भी फिजिकल इसने का। वैसे तो हम फिजिकल लफ्ज को उधर यूज करते हैं जिस चीज को हम छू सकें, लेकिन यहाँ पे इसने रेडियो वेव्स और सिग्नल्स को भी फिजिकल लेयर में डाला हुआ है। उसके बाद आता है दूसरा, डेटा लिंक लेयर। मैक एड्रेसिंग ट्रांसफर डेटा ऑन द सेम नेटवर्क। ARP पॉइजनिंग। मैक स्पूफिंग। मैक स्पूफिंग का मतलब है जैसे IP स्पूफिंग होती है ना, इस तरह मैक एड्रेसेस होते हैं। आपको हमने बताया था, जब किसी एक नेटवर्क के अंदर स्विचेस के ऊपर डेटा ट्रांसफर होता है तो वो मैक एड्रेस के ऊपर होता है। आपके ऊपर मैक एड्रेस नहीं होता था, वो सब डिवाइसेस पे डेटा चला जाया करता था। फिर उन्होंने स्विच लॉन्च किए थे डेटा को सिक्योर करने के लिए, ताकि हर जगह पे डेटा ना जा सके। उसके बाद आ गया जी थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में आते हैं IP एड्रेसिंग एंड राउटिंग। IP प्रोटोकॉल लाइव्स हेयर। IP स्पूफिंग, राउट हाईजैकिंग। आगे उसने अटैक्स बताए हुए हैं कि इस लेयर पे कौन कौन से अटैक्स होते हैं, ठीक है। मैक डेटा लिंक पे ARP पॉइजनिंग होती है, मैक स्पूफिंग होती है। फिजिकल लेयर में फिजिकल ट्रैप टैपिंग कटिंग ऑफ केबल्स। मतलब कोई केबल्स आपकी काटते हैं इस तरह। वो चला गया फ्रेंड्स, बोलो आ जाओ ना क्लास में, क्यों चले गए? रिकॉर्डिंग से उसको बोलो, मेरा पहले पहले तो आ जाओ, साथ में मैसेज कर दो। अच्छा, फोर्थ लेयर आती है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लफ्ज ही आपको पता है किस लिए यूज होता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी की ट्रांसफर करनी। एंड टू एंड डिलीवरी, TCP एंड UDP लिव हेयर। यहाँ पे TCP एंड UDP लिव रहती हैं। पोर्ट्स पोर्ट्स के ऊपर ये हैंडल की जाती हैं और इन पे सिंक फ्लड अटैक्स होता है और पोर्ट स्कैनिंग होती है। TCP कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP कहते हैं यूनिवर्सल डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP के ऊपर डेटा ट्रांसफर होता है और UDP के ऊपर वीडियो कॉल्स का डेटा ट्रांसफर होता है। हम जूम पे आपसे वीडियो के थ्रू कनेक्टेड है, ये UDP पोर्ट के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट होता है। और अगर इसको TCP पे चलाएंगे तो ये बड़ा टाइम लगेगा। तो TCP पोर्ट के ऊपर मैसेजेस हम सेंड करते हैं, ईमेल्स करते हैं। जैसे ये ब्राउजिंग के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, कम्युनिकेट करता है, ये TCP पोर्ट के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 5 लेयर सेशन लेयर। सेशन लेयर में इस्टेब्लिशेस, मैनेजेस एंड एंड्स कम्युनिकेशन सेशंस। और इसमें अटैक किया जा सकता है सेशन हाईजैकिंग का। किसी का सेशन हाईजैक कर लेता है, मैन एंड मिडल अटैक के थ्रू भी होता है, और भी कुछ अटैक्स होते हैं इसके। इसके अंदर जब हम लॉग इन करते हैं ना, हमारा सेशन क्रिएट होता है, ये सेशन लेयर्स के ऊपर होता है। और उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर। ट्रांसलेट्स डेटा फॉर्मेट्स, हैंडल्स एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो होती है ये प्रेजेंटेशन लेयर पे होती है। डेटा ट्रांसलेट होता है प्रेजेंटेशन लेयर पे, और इस पे अटैक हो सकता है SSL स्ट्रिपिंग एनक्रिप्शन वीकनेस। प्रेजेंटेशन के ऊपर जो डेटा एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है,
मतलब ये प्रेजेंटेशन से मुराद ये है ना कि मैं यहाँ से जब google.com लिखता हूँ तो ये HTTP एक प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर हमारा डेटा कम्युनिकेट करता है पीछे सर्वर के साथ। तो उसके ऊपर ट्रांसलेट करते हैं हमें ना, वो एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। पहले HTTP वो करता था, अभी HTTPS आ गया है। HTTPS मतलब हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर, एस का मतलब है सिक्योर। इस सिक्योर के ऊपर इन्होंने SSL और TSL एनक्रिप्शन रखी हुई है, जो डेटा को एनक्रिप्ट करके आगे भेजती है। हम जब लॉगिन करते हैं अपना यूजर एंड पासवर्ड लिखते हैं, सेशन क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें मतलब मोस्टली केसेस में पासवर्ड हमारा एनक्रिप्टेड होके, API कीज वगैरह एनक्रिप्टेड होके ट्रांसफर होती हैं, ताकि मैन इन द मिडल अटैक जो कर रहा है वो उस डेटा को रीड ना कर सके। अगर ये HTTPS पे नहीं होगा, HTTP पे होगा, तो यहाँ पे एनक्रिप्शन नहीं होगी और हमारा डेटा इजीली मैन इन द मिडल अटैक जो होगा वो अटैक हो जाएगा। HTTP के ऊपर, HTTPS के ऊपर बात जाएगा क्योंकि वो सिक्योर, उसके ऊपर इंक्रिप्शन हो रही है, HTTP के ऊपर नहीं होगी। उसके बाद सेवंथ लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यूजर्स इंटरेक्ट हेयर, हैंडल्स HTTP, FTP, DNS, SMTP। ये जो हमारी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, जो हम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन लेयर पे होती हैं। और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे, इस पे हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, फाइल्स ट्रांसफर होती हैं। DNS होता है, इसके ऊपर SMTP होता है। SMTP के ऊपर जो होता है ईमेल्स वगैरह हमारी पोर्ट 25 के ऊपर होती है। FTP 21 पोर्ट होती है। और DNS डोमेन नेम सर्वर होता है। और इसके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इसको बोलते हैं। एक्स को क्रॉस भी पढ़ सकते हैं, SS साइट स्क्रिप्टिंग। उसके बाद SQL इंजेक्शन। SQL इज स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे पाइथन लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इसी तरह SQL लैंग्वेज भी है। ये यूज होती है डेटाबेस बनाने के लिए। किसी वेबसाइट के ऊपर जैसे हम लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, हमारा यूजर नेम, हमारी ईमेल, हमारा पासवर्ड वहाँ पे सेव हो जाता है डेटाबेस के अंदर। मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स यूज करती हैं SQL लैंग्वेज, डेटाबेस बनाती हैं, उसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे SQL इंजेक्शन के थ्रू हम किसी का डेटा भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है फिशिंग। फिशिंग ईमेल्स के थ्रू होती है, वो भी एप्लीकेशन लेयर पे होती है। SMTP पोर्ट के थ्रू ईमेल्स हम सेंड करते हैं, जो Gmail के आप ईमेल सेंड होती है ना, वो SMTP के ऊपर होती है, पोर्ट नंबर 25 होती है ये। फिर ये अब आगे वीडियो DDoS होता है, ये भी एप्लीकेशन पे ही होता है आपको। और DDoS वो अटैक क्या होता है? एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करके ये सर्वर पे किसी के ऊपर अटैक करना, अटैक करते हैं ज्यादा कंप्यूटर्स को हाईजैक ताकि उनका करके। सर्वर डाउन हो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ जाए सर्विस। DDoS मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। अंडरस्टैंड? जी आपने, मैंने तो भी आपको क्लियर कर दिया, लेकिन दोबारा भी पढ़ना है आपने, ठीक है? और पढ़ना कैसे है? जब आप ये पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन लेयर में यूजर इंटरेक्ट शेयर हैंडल्स HTTP, FTP, DNS, MTP पढ़ेंगे ना, साथ में आपने AI ओपन करना है, उसमें आपने लिखना है व्हाट इज FTP, व्हाट इज FTP, व्हाट इज DNS, व्हाट इज SMTP। इस तरह आपको याद होगा, और ऐसा याद होगा भूलेगा नहीं, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको क्या पता यूजर इंटरेक्ट विद हैंडल्स HTTP, FTP, DNS, SMTP, अभी आपको क्या पता क्या है? देखें, इस तरह होगा। आगे जो हमारा कोर्स एथिकल हैकिंग का आएगा, उसमें हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी से आपको ट्रेनिंग होगी तो हम ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, बग बाउंटी में भी जल्दी आएंगे ना। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोग काम शुरू करें, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक हो गया? अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। टीसीपी आईपी वगैरह क्या बनता है नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा TCP/IP, हाउ डेटा ट्रेवल्स द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रेवल कैसे करता है? TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो IP एड्रेस होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और आईपी का मतलब जैसे हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं यस, Internet Protocol. It is the actual suite of protocols that powers the internet, unlike the OSI model, which is just a framework. TCP/IP is what is really used.
टीसीपी वर्सेस यूडीपी, द की डिफरेंसेस। इसने अभी हमें इधर डिफरेंस एक्सप्लेन किया हुआ है हमारा, ठीक है। टीसीपी और यूडीपी अभी ऊपर पढ़ा था हमने, उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ा था, ठीक है, ओएसआई मॉडल की। देख लें इधर ना। हाँ ये देखें, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने टीसीपी एंड यूडीपी लिव हियर, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर्स पे होती हैं। और टीसीपी फीचर जो होते हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के फीचर्स हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड थ्री वे हैंडशेक। इसमें थ्री वे हैंडशेक होता है, और रिलायबल होती है ये, गारंटीड डिलीवरी, रीसेंड्स लॉस्ट पैकेट्स। डिलीवरी इसकी गारंटी होती है, इसका कोई पैकेट लास्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए तो दोबारा रीसेंड हो जाता है। जब मैं आपको ईमेल सेंड कर रहा हूँ तो अक्सर हो जाता है जी ईमेल डिलीवरी फेल्ड, अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली रीसेंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी स्पीड की बात की जाए तो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि ये हर चीज़ चेक करती है। उसके बाद यूज केसेस हैं, उसके बाद इसका यूज केस जो है वो क्या है, वेब ब्राउजिंग, एच टी टी पी एस, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, जो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में ब्रीफ किया था कि इसमें फाइल्स ट्रांसफर जो हम करते हैं एक दूसरे को जीमेल के थ्रू करते हैं, फैक्स के थ्रू करते हैं, यूएसबी के थ्रू फाइल्स ट्रांसफर होती हैं, ये सब टीसीपी लेयर पे होती हैं। और उसके बाद आ गया अटैक रिस्क। इसका रिस्क जो है क्या है, इसमें सिंक फ्लड एक्सप्लॉइट्स द हैंडशेक। सिंक पैकेट्स जो है ना, खाली पैकेज जो इस निकलती है। इस पे वो फ्लड किया जा सकता है फॉर, लाइक फॉर डीडोस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट केसेस में यहाँ पे सिंगल ही होता है, क्योंकि इसमें पहले आपको टीसीपी को हैक करना पड़ता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। उसके बाद आ गया यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस, जस्ट सेंड्स इमीडिएटली। इसमें पहले कोई कनेक्टेड नहीं होता, बस सेंड इमीडिएटली। जैसे मैं जूम पे मीटिंग क्लिक करता हूँ ना कि न्यू मीटिंग, मुझे यूआरएल आ जाता है, मैं आपको भेजता हूँ, क्लिक करते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली, वी कनेक्ट विद ईच अदर। उसके बाद आता है नो गारंटी, पैकेट्स में बी ड्रॉप्ड। इसमें गारंटी कोई नहीं है, पैकेज ड्रॉप हो सकते हैं। अक्सर वीडियो कॉल में हमें, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं ना, तो उसकी जो वीडियो की क्वालिटी है लो हो जाती है, पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं, इंटरनेट स्लो भी हो सकता है, बैक सर्वर भी डाउन हो सकता है, फिर हमें उनके चेहरे धुंधले नजर आते हैं। कभी वीडियो कॉल में हमें आवाज़ का मसला आ रहा होता है, वीडियो का मसला आ रहा होता है, क्यों, पैकेट्स ड्रॉप हो रहे होते हैं। हाँ। उसके बाद ये फास्टर होता है, नो चेकिंग ओवरहेड, फास्ट होता है ना, क्योंकि वीडियो, अब मैं आपसे अगर वीडियो कॉल पे कॉल कर रहा हूँ तो फास्ट होगा, तो हम लोग आपस में आसानी से बात कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने इसको यूडीपी पोर्ट पे रखा हुआ है इन चीज़ों को, कि ताकि ये फास्ट रहे। उसके बाद वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, डीएनएस। डीएनएस का काम भी इस पे होता है, तो जो हमारा सर्वर के साथ कनेक्शन होता है ना, वो भी इसी के ऊपर होता है, ताकि फास्ट। क्या बोला जाता है, क्या बोला? डोमेन नेम सिस्टम, वीओआईपी। वीओआईपी पता नहीं क्या है, नहीं पता, लेकिन काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने कहीं पढ़ी छड़ी नहीं है। तो ये आगे इंशाल्लाह बग बाउंटी में तो आपको काम नहीं आएगी, लेकिन फील्ड में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो इसके अलग से मैं आपको समझा दूंगा बाद में खुद स्टडी करके। उसके बाद आ गया यूडीपी फ्लड, डीएनएस एम्प्लीकेशन अटैक्स। इस पे अटैक हो सकता है यूडीपी फ्लड का, डोमेन नेम सिस्टम जैसे इस पे भी आप मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फ्लडिंग कर सकते हैं फॉर डी डॉस अटैक, ठीक है, फॉर डॉस अटैक एंड डी डॉस अटैक। नेक्स्ट आ गया जी हमारा द टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। थोड़ा उसने टीसीपी को और किया हुआ है, डिटेल किया हुआ है इधर ना। मैंने आपको इस बारे में पहले बताया भी था, स्टेप वन में क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सेंड अ सिंक पैकेट, क्लाइंट सेंड करता है सिंक पैकेट सर्वर के ऊपर, सर्वर को कहता है मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ आपसे। फिर स्टेप टू में सिंक एक्नॉलेज करता है, सर्वर बैक करता है क्लाइंट की तरफ, जवाब देता है, आई गॉट योर रिक्वेस्ट एंड आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद फिर ये एक्नॉलेज भेजता है सर्वर को,
कंफर्म करता है, ग्रेट, लेट अस टॉक, कनेक्शन स्टैब्लिश्ड, फिर आपस में जो उनकी कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये थ्री वे हैंडशेक इसलिए इसको बोलते हैं टीसीपी या पी को। ठीक। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूनिवर्सल डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। कंट्रोल। ये जिस टाइम भी एग्जाम में आए ना यार टीसीपी के यूडीपी के, फौरन से मेटा एआई को ओपन करो, उधर सर्च करो व्हाट इज टीसीपी व्हाट इज यूडीपी, वो दो दो लाइन में आपको बता देगा और आपको इस तरह याद रहेगा। थ्री वे हैंडशेक समझ आ गई। और सिंक पैकेट पहले भेजते हैं हम पहले मैसेज पैकेट भेजते हैं, यूजर बोलते हैं मुझे आपसे कनेक्ट करो, सर्वर को, सर्वर को बोलते हैं। दूसरे में जो है कि वो सर्वर सर्वर रिप्लाई सिंक देता है। एंड एक्नॉलेज वापस जवाब सर्वर भेजता है, क्लाइंट को बोलता है कि यार जी सर्वर का रिस्पॉन्स आता है, यार जी ठीक है मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट आ गई, मैं तैयार हूँ कनेक्शन के लिए। कनेक्शन। फिर ये तो एक्नॉलेज, थर्ड में एक्नॉलेज भेज देता है, क्लाइंट सर्वर को भेजता है कि यार ये ठीक है, ये तो अच्छी बात है, चलो फिर फिर कनेक्ट। आपस में वो जो डेटा ट्रांसफर हो हाँ। रहा होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बस थ्री वे हैंडशेक इस तरह याद रखो, सिंक फर्स्ट स्टेप में, सेकंड फर्स्ट में स्टेप में सिंक एक्नॉलेज दोनों, ठीक है, थर्ड थर्ड में में सिर्फ सिर्फ एक्नॉलेज। एक्नॉलेज। ठीक है। और इस पे अटैक सिंक फ्लड होता है, ठीक है। सही। अटैकर सर्वर, अटैकर सेंड्स thousands of sync packets but never sends the acknowledge. Server wants for connection that never complete until it crashes. अच्छा, देखो यहाँ पे भी डिनाइल ऑफ सर्विस है। ये डीडॉस नहीं है, ये सिर्फ डॉस अटैक है। सिंगल। अटैकर क्या करता है, सिंक पैकेट्स भेजता है, सर्वर सिंक एंड एक्नॉलेज रिस्पॉन्स करता है। आगे हम लोग सीखेंगे भी कि सिंक पैकेट भेजती किस तरह। प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह हर चीज़ को, डोंट वरी, परेशान नहीं होना, मेरे साथ हो। अटैकर भेजता है सिंक पैकेट, सर्वर रिस्पॉन्स करता है सिंक एक्नॉलेज, अटैकर एक्नॉलेज नहीं भेजता। सर्वर बेचारा आगे से इंतजार कर रहा होता है, ये बार बार सिंक पैकेट भी भेज रहा है, सिंक एक्नॉलेज भी भेज रहा है, एक्नॉलेज को स्टॉप कर देता है, बहुत से भेजता रहता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, सर्वर क्रैश डिनाइल ऑफ होता है। सर्विस हो जाती है। सर्वर क्रैश होता है तो अटैकर एकदम अंदर इंटर हो जाता नहीं नहीं, इधर एंटर नहीं होता, सिर्फ बाहर रहते हुए उनका सिस्टम बंद कर देता है, वेबसाइट डाउन कर देता है, काम करना छोड़ देती है, है। ठीक है। उसके बाद आता है डेटा एनकैप्सुलेशन, व्हाट गेट्स एडेड एट ईच लेयर। वो ईच मतलब ये लेयर्स के बारे में बता रहा है, ओएसआई जो मॉडल है उसके बारे में। एज डेटा ट्रेवल्स डाउन द ओएसआई लेयर्स, ईच लेयर रैप्स द डेटा विद इट्स ओन हेडर, लाइक पुटिंग अ लेटर इनसाइड मल्टीपल एनवेलप्स। समझ गए? ये कह रहा है कि जब डेटा ट्रेवल डाउन करता है वैसा ही लेयर्स पर, तो ईच लेयर रैप्स द डेटा विद इट्स ओन हेडर, डिफरेंट हेडर्स होते हैं जिनके थ्रू डिफरेंट चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो समझ लें कि पुटिंग अ लेटर इनसाइड मल्टीपल एनवेलप्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स को आप डिफरेंट एनवेलप्स में डाल के किसी एक पोस्टमैन के थ्रू भेज दें, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम लॉग इन तो करते हैं, उसके ऊपर हमारा यूज़र नेम भी जा रहा है, हमारा पासवर्ड भी जा रहा है, हमारा ब्राउज़र की डिटेल भी जा रही है, कौन से ब्राउज़र से ये हमारा डेटा आ रहा है, कौन सी डोमेन का डेटा आ रहा है। उसके अंदर रेफरल हेडर्स होती हैं, बैक एंड पे कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस का डिफरेंस होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया हुआ है। उसके अंदर बाकी सेशन अगर क्रिएट हुआ हुआ है, हमारा लॉग्ड इन है, तो सेशन कुकीज़ होती हैं हमारी। तो ये सारे डिफरेंट हेडर्स पे, कि एक हेडर कुकीज़ होता है उसमें कुकीज़ होती हैं, एक हेडर ओरिजिन होता है उस पर ओरिजिन होता है, एक हेडर रेफरल होता है उस पर रेफरल होता है, एक हेडर डोमेन होस्ट का होता है उस पर होस्ट होता है। जैसे गूगल डॉट कॉम पे हम कर रहे हैं तो होस्ट हेडर में गूगल डॉट कॉम लिखा होगा। तो यहाँ पे इसने एप्लीकेशन 7 का बताया जी, द ओरिजिनल डेटा फॉर एग्जांपल एन एच टी टी पी वेब रिक्वेस्ट, ओरिजिनल डेटा जो एप्लीकेशन 7 पे हो रहा है सारा। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी यूडीपी हेडर, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर। सोर्स पोर्ट मतलब मेरी पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट मतलब जहाँ पे डेटा जाएगा उसकी पोर्ट, सीक्वेंस नंबर जहाँ पर डेटा पहुंच पोर्ट गया। मतलब हर आईपी के ऊपर 65,500 समथिंग पोर्ट्स हैं, तो उनमें से एक पोर्ट पे एक फंक्शनैलिटी चल रही है। टू एफ टी पी 21 पे चल रहा है, एस एस एच 22 पे चल रहा है, टेलनेट 23 पे चल रहा है, 25 पे एस एम टी पी चल रहा है, 80 पे 80 पोर्ट 80 पे 443 एंड 80, एच टी टी पी 80 पे चल रही है, 443 पे एच टी टी पी एस चल रही है सर्विस, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे आप ना। तो
ये सारा कुछ हो रहा है जी। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, टीसीपी यूडीपी हेडर, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, उसके बाद आ गया नेटवर्क, आईपी हेडर, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेटा लिंक, फ्रेम हेडर, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, physical layer converted to bits, 0 second and 1 second, send as electrical optical radio signals, फिजिकल में रेडियो सिग्नल्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद आ गया टॉपिक 8 कॉमन। ये वाला जो है ना, ये चीज़ें, ये इनके ऊपर ज़्यादा मतलब दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता इनकी वजह से। अच्छा, इग्नोर अगर हो इजीली ध्यान में बैठ के तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर करना, ठीक है। टॉपिक 8 कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। A port is virtual communication endpoint like a door number on a building। आईपी एड्रेस एक बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत से कमरे हैं, हर कमरा एक पोर्ट है। पोर्ट नंबर उसका दरवाजा है उसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। It like a door number on a building. It tells you computer not just where to send data IP address, but what service it is for। जिस सर्विस के लिए जो डेटा होगा उसी सर्विस के ऊपर जाएगा। There are 65,535 ports in total, as I told you early। Port number ranges वेल नोन पोर्ट्स 0 to 1, 0 to 3, पहली 1023 पोर्ट्स जो हैं ये वेल नोन पोर्ट्स हैं, ठीक है। रिजल्ट फॉर स्टैंडर्ड सर्विसेज, जो स्टैंडर्ड रेगुलरली सर्विसेज यूज होती हैं ये इन्हीं के ऊपर होती हैं, 1023 पोर्ट्स के ऊपर। एच टी टी पी 80 पोर्ट, एफ टी पी 21, SSH 22, ये जो रेगुलरली काम हो रहे हैं इन्हीं पोर्ट्स पे हो रहे हैं, ये इन्हीं 1023 पोर्ट्स पे काम चल रहे हैं। रजिस्टर्ड पोर्ट्स जो हैं 1024 से लेकर 49,151 तक ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, यूज्ड बाय एप्लीकेशंस लाइक डेटाबेसेस, गेम सर्वर्स। एप्लीकेशन डेटाबेस अपने जो है इन पोर्ट्स के ऊपर हैंडल मैनेज करती हैं, और गेम सर्वर्स भी इन पोर्ट्स के ऊपर मैनेज करती हैं। उसके बाद आता है डायनेमिक प्राइवेट पोर्ट्स। बाकी जो ऊपर वाली 65,535 तक जो रेंज बनती है वो यूज टेम्परली बाय क्लाइंट एप्लीकेशंस, वो आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, क्लाइंट यूज कर सकता है, उस पर जो सर्विस मर्जी है चलाए। ये वाली भी कर सकता है जिन पे डेटाबेस और गेम सर्वर्स है ना, इनमें से भी आप जिस पोर्ट पे मर्जी है यूज करें। लेकिन ये इस काम के लिए यूज होते हैं, डेटाबेसेस और सर्वर्स के लिए। बाकी जो ऊपर वाली पोर्ट्स हैं वो टेम्पररी एम्प्टी, मोस्टली केसेस में एम्प्टी होती हैं, वो यूजर्स की। और ये जो 1024 से ऊपर पोर्ट्स हैं इनमें से भी बहुत सी पोर्ट एम्प्टी होती हैं। तो ये जो वेबसाइट के ओनर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से हैंडल कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये कैसे पता नहीं कि ये काम एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ये काम एक्सपोर्ट भी हो रहा एनमैप, है। एनमैप का जरिए पता नहीं। एनमैप एक बहुत आजकल फेमस टूल है। उसके अलावा मास्कैन है, नाबू है, और टूल्स भी हैं। एनमैप एनमैप मैंने बहुत पावरफुल टूल है। चेक किया था। बाद में जाते हैं ना उसके ऊपर। आगे नहीं हम्म, सुनी। क्या आ गया? वैसे ही होगा, ऐसे से कभी नहीं आया। आगे इसने दिया हुआ है जो आपके लिए जरूरी है कोर्स जाननी, ठीक है। 20 and 21 पोर्ट, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर, ठीक है। इस पे सेंड डेटा इन प्लेन टेक्स्ट यूज SFTP पोर्ट 22 इंस्टेड। पोर्ट 20 और 21 जो है FTP पोर्ट्स हैं, लेकिन अभी FTP SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज की जाती है, जो 22 है। SFTP से बोलते 22 को, 2021 को FTP, 22 को SFTP, हैं। और उस पे SSH जो है प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। सिक्योर शेल। मतलब SSH पोर्ट 22 है, लेकिन FFTP को इन्होंने सिक्योर FTP कह के पोर्ट 22 कर दिया, ठीक है। सिक्योर शेल है ये, क्योंकि इस पे एनक्रिप्टेड रिमोट एक्सेस होता है।
की बेस्ड ओथ यूज होती है, पासवर्ड यूज नहीं होते, उसकी वजह से ये थोड़ा सिक्योर होता है एफटीपी से। एफटीपी पे सिंपल पासवर्ड हुआ करता था, जो ब्रूट फोर्स भी हो जाया करता था और खत्म हो जाएगी। गैसेबल भी मोस्ट केसेस में होता था। खत्म तो नहीं होता था, मतलब उसको ब्रेक किया जा सकता था। तो इनक्रिप्शन को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एसएसएच पे 22 पे इनक्रिप्शन है। उसके बाद आता है 23 टेलनेट। ये रिमोट टर्मिनल होता है, कंप्लीटली अनएनक्रिप्टेड होता है, नेवर यूज इट, रिप्लेस्ड बाय एसएसएच। यहाँ पे भी ये कहता है कि ये अनएनक्रिप्टेड होता है, इस पे इनक्रिप्शन कोई नहीं होती, इसको कभी यूज मत करें क्योंकि ये सिक्योर नहीं है, आप एसएसएच ही यूज करें। उसके बाद आती है 25 पोर्ट, SMTP, जिसपे ईमेल सेंडिंग होती है, मैंने आपको बताया था। यूज टू सेंड ईमेल, ओपन SMTP सर्वर्स कैन बी यूज टू सेंड स्पैम। SMTP सर्वर्स ओपन करके अटैकर स्पैम वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आती है पोर्ट 53, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जो है पोर्ट 53 पे हैंडल हो रहा है। इंटरनेट सारा जो है आईपी पे ही हैंडल हो रहा है, और जो सर्वर्स हैं गूगल के, वो भी गूगल के भी, दूसरे सर्वर्स भी वहाँ पे भी, लाजमी बात है। आईपीज तो है, इंटरनेट तो है, तो पोर्ट्स भी होंगी, पोर्ट्स के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे 53 पोर्ट पे हमारा डोमेन नेम सिस्टम है, वो 53 पे होता है। टारगेट फॉर डीएनएस स्पूफिंग, और इस पे अटैक कौन सा हो सकता है? डीएनएस स्पूफिंग एंड डीएनएस एम्प्लीफिकेशन अटैक्स हो सकते हैं। उसके बाद आता है 80, HTTP वैन वेब एंड अनकैप्टेड। ये पुरानी हो गई है अब, ठीक है। पहले ये जो हम इंटरनेट यूज किया करते थे, ये एच टी टी पी पे हुआ करता था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद अच्छा, वेब ये अनएनक्रिप्टेड होता है, ऑल डेटा इन प्लेन टेक्स्ट, नेवर एंटर पासवर्ड्स ऑन HTTP साइट्स। इस पे कह रहा है कि प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रांसफर होता है, तो इसकी वजह से इसका डेटा मैन इन द मिडल अटैक के थ्रू इजीली अटैक किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बाद में 443 पोर्ट के ऊपर HTTPS लॉन्च किया। उसको सिक्योर वेब कहा जाता है, जो एनक्रिप्टेड विद TLS, ऑलवेज लुक फॉर HTTPS एंड द पैडलॉक। इसे कहे आप भी हमेशा HTTPS के ऊपर ही जाएं। इसके ऊपर TLS एनक्रिप्शन होती है, TLS सर्टिफिकेट्स की वजह, HTTPS जहाँ भी आएगा जहन में रखो, इस साथ में TLS या SSL सर्टिफिकेट्स होंगे जो इसको एनक्रिप्ट करते हैं। जाहिर है, देखो HTTP पे एनक्रिप्शन नहीं थी, HTTP पे अगर HTTPS के ऊपर एनक्रिप्शन है, तो उस पर कोई एडिशन हुई भी है ना? उस पर एडिशन ये हुई हुई है कि TLS सर्टिफिकेट उन्होंने लगाए हुए हैं, वो सर्टिफिकेट उसको एनक्रिप्ट करता है डेटा को हमारे, फिर मैन इन द मिडल अटैक से बचाता है हमें। मतलब और इस पे एचटीटीपी जो अटैक कौन सिंपल सा हो सकता है? कोई इन एचटीटीपी जो सिंपल था, उसमें मैन द मिडल टैग आप समझ सकते थे। हो सकता था। और एचटीटीपी जब से लॉन्च किया तो उसके बाद डीएनएस का सर्टिफिकेट लगा दिया गया था, जो मैन द SSL मिडल, TLS सर्टिफिकेट लगाया है। साथ में ट्रांस मैन इन द मिडल टैग से बातचीत। हाँ। तो उसके बाद आ गया 445 पोर्ट, SMB, विंडोज फाइल शेयरिंग। WannaCry ransomware exploited SMB block externally। WannaCry एक हैकर का नाम था जिसने इसको एक्सप्लॉइट किया था और रैंसमवेयर किया था। मतलब रैंसमवेयर का मतलब है इसने विंडोज के सर्वर को एक्सप्लॉइट करके उनसे पैसे लेके उनको दिया था वापस, अपने कंट्रोल में कर लिया था, करके फिर उनको बोला था इतने पैसे दोगे तो जान छूटेगी आपकी। और उसके बाद 3389 पोर्ट, लास्ट, RDP, रिमोट डेस्कटॉप, frequently targeted by brute force and ransomware, restrict access। कहते हैं इसका एक्सेस आप ब्लॉक कर दें पब्लिक के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक भी हो सकता है और रैंसमवेयर अटैक यहाँ पे भी हो सकता है। रिमोट डेस्कटॉप 3389। पोर्ट्स के सिक्योरिटी रूल्स उन्होंने लिखे हुए हैं। Close all unnecessary ports. If a service is not needed, the port should be shut. Use a firewall to block access to ports that should not be legally accessible। कहते हैं पोर्ट्स को क्लोज करके रखें जो जरूरी नहीं है, और जो जरूरी है उनके ऊपर फायरवॉल लगा के रखें कि यार कोई ना आ सके अंदर। रेगुलरली स्कैन फॉर ओपन पोर्ट्स टू चेक व्हाट सर्विसेज आर एक्सपोज्ड। कहता है और हर रोज इनको स्कैन करें कि कौन सी सर्विसेज आपकी ओपन है। कहाँ से कैसे स्कैन करेंगे पोर्ट्स को?
एन मैप, आईपी को एन मैप स्कैन करता है ना, वो आईपी को सिर्फ स्कैन नहीं करता, वो पोर्ट्स की स्कैनिंग करता है आईपी के ऊपर। जब हम एन मैप यूज करते हैं ना, वो उस आईपी की सारी पोर्ट्स, या हम चाहें तो एक पोर्ट को भी स्कैन कर सकते हैं, हम चाहें तो 10 पोर्ट्स को भी स्कैन कर सकते हैं, हम चाहें तो उसकी सारी पोर्ट्स को भी स्कैन कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो सर्विसेज चल रही हैं उनको भी स्कैन कर सकते हैं एन मैप के थ्रू। मतलब आगे इंशाल्लाह अमल पे हो जाएंगे कि ज़्यादा पैसे किसी बंदे को फोन नहीं होता है, जस्ट एज आईपी एड्रेस के जरिए फोन को यूज। कुछ केसेस में क्योंकि जो चोरी करता है वो भी फिर आगे से पूरी तरतीब करता है। टूल यूज फॉर पोर्ट स्कैनिंग, उसने खुद ही बता दिया है, टूल यूज फॉर पोर्ट स्कैनिंग एंड मैप यूज्ड बाय बोथ डिफेंडर्स एंड अटैकर्स। कहते हैं डिफेंडर भी यूज करते हैं, अटैकर्स भी इसको यूज करते हैं मैप। उसके बाद आ गया जी टॉपिक 9, नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स। Network security involves hardware, software, policies, and practices working together to protect a network. No single tool is enough. We use multiple layers called defense in depth. Encryption protocols, HTTP versus HTTPS. HTTP sends data in plain text, ये हमने पढ़ लिया है। HTTP पे encryption नहीं है, HTTPS पे encryption है TLS सर्टिफिकेट के थ्रू। और उसके बाद TLS को भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। HTTPS जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, उसकी सिक्योरिटी जो है TLS है। तो उन्होंने उसकी एब्रिविएशन बता दी है, TLS स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। The standard encryption protocol for web traffic replaced the older vulnerable SSL protocol. SSL certificate, a digital certificate। ये भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम जैसे पैकेट भेजते हैं वेब पे, ठीक है, लाइक गूगल नहीं ओपन करते हैं, उसके आगे पैकेट हम भेजते हैं, सर्वर उनका डाउन है, ठीक है, उस पर लगा हुआ है टीएलएस लगा हुआ है, ठीक है, तो टीएलएस आगे एसएसएल को भेज के हमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आगे आधा काम टीएलएस का रहा है और आधा काम एसएसएल का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, SSL जो था, SSL प्रोटोकॉल पुराना हो गया है। अच्छा। अब SSL पहले इन्होंने लॉन्च किया था एच टी टी पी एस के बाद SSL सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद वो भी थोड़ा अटैक उस पे हो गए थे ना, तो उन्होंने फिर लॉन्च किया TLS जिस पर टैग हुई। ट्रांसमिशन। यहाँ पे भी हो सकते हैं लेकिन सिक्योर है, उन पुरानों से सिक्योर है। ब्रेक एवरीथिंग हो सकता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, अच्छा उसके बाद SSL सर्टिफिकेट, अ डिजिटल सर्टिफिकेट दैट प्रूव्स अ वेबसाइट इज हु इट क्लेम्स टू बी। द पैडलॉक आइकन इन योर ब्राउजर मींस अ वैलिड सर्टिफिकेट इज प्रेजेंट। कहते सर्टिफिकेट प्रूव करता है कि वेबसाइट इज हु इट क्लेम्स टू बी। ये वही वेबसाइट है जो जो किसी ने बनाई है, वो ही इसको SSL सर्टिफिकेट प्रूव करता है। जैसे google.com GOOG है, मैं GOOG लिखता हूँ, तो इस तरह, या GOO के अंदर जो डबल ओ है, इन डबल ओ को मैं किसी और लैंग्वेज में लिख दूँ। दुनिया की बहुत डिफरेंट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें ओ, आप मोबाइल पे देखते होंगे, ओ के भी 3-4 डिफरेंट वर्ड्स होते थे। वो डिफरेंट वर्ड जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज की लैंग्वेजेस हैं। तो अगर उस किसी और टाइप का हम ओ डाल दें, तो ये SSL सर्टिफिकेट उस चीज से भी बचाता था। VPN encrypts all traffic between your device and a VPN server. Even your ISP cannot see what you are doing. Essential on public Wi-Fi। कहता है कि VPN आपकी डेटा को, ट्रैफिक को एनक्रिप्ट भी करता है, और आपका ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये भी नहीं देख सकते कि आप क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे, जिन्होंने आपको नेट दिया हुआ है। उसके बाद आता है, हाँ उसके बाद आता है SSH। VPN में प्रॉक्सी चेंजेस से भी ज़्यादा जबरदस्त चीज़ है, वो कल ही एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है SSH, सिक्योर शेल एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल फॉर रिमोट सर्वर एक्सेस यूज्ड 422 रिप्लेस्ड अनएनक्रिप्टेड टेलनेट। पहले जो टेलनेट हुआ करता था इस काम में वो यूज़ किया जाता था, 23 पोर्ट थी उसकी, लेकिन वो अनएनक्रिप्टेड था। फिर इन्होंने SSH पे ये काम शुरू कर दिया। मतलब कि उस पे इंक्रिप्शन नहीं होती थी ना, डेटा इंक्रिप्ट नहीं होता था। डेटा इंक्रिप्ट का मतलब है ना, अभी ये जो इंग्लिश लिखी हुई है ना, एनक्रिप्टेड की होती है कुछ ना, वो इसको एनक्रिप्ट करके ना इसको चेंज कर देते हैं। वो पढ़ने फिर ये जैसे पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है ना, ये भी हम पढ़ सक रहे हैं। जो- वो प्राइवेट कीज होती हैं कंपनीज की अपनी एनक्रिप्शन के लिए, वो इसको एनक्रिप्ट करती है ना, फिर उनके पास डिक्रिप्शन की भी होती हैं।
पहले इनको इसको अभी मैंने आपको ये डेटा भेजना है अपना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपको सेंड करूँ, आप तक पहुंचने तक, जाने तक रास्ते में से कोई इसको रीड ना कर सके। गूगल के थ्रू जीमेल पे भेज रहा हूँ। गूगल वाले क्या पता चाहे तो एक्सेस कर लेना। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इसको रीड ना कर सके। मैं इसको उस एनक्रिप्शन की के थ्रू एनक्रिप्ट करूंगा। वो कुछ और लिखा मतलब इसकी लैंग्वेज चेंज कर देगा, सेंटेंस चेंज कर देगा। उनको बोलूंगा ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है, वो उनको समझ ही नहीं आएगी। मैं खुद भी पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता होगा, तो मैं भेजूंगा। फिर आपके पास एक की होगी डिक्रिप्ट करने के लिए। फिर उस की से आप उसको डिक्रिप्ट करोगे। फिर ये वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा, आप पढ़ लोगे। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मतलब ये इजी है। होती है, आगे करेंगे। करेंगे करेंगे। बग बाउंटी में ये काम नहीं आती, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको करा दूँ। वो क्या पता हमारे जो एथिकल हैकिंग का मेन कोर्स है उसमें करनी भी पड़ेंगे। समझ आ गई एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के। एसएसएच में एनक्रिप्शन होती है हमारे डेटा की, वो फिर सिक्योरली आगे ट्रांसफर होता है। सही। फायरवॉल टाइप्स। पैकेट को लेके Packet वही filtering. बात आ गई Inspect कि each packet individually based on IP and port rules. Simple but cannot understand context or connection state. ये पैकेट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। स्टेटफुल इंस्पेक्शन ट्रैक्स द स्टेट ऑफ कनेक्शन। ये ट्रैक करता है कनेक्शन की स्टेट को। नोज इफ अ पैकेट इज बिलोंग टू एन एस्टेब्लिश्ड सेशन। जो पैकेट आ रहा है, जो हमारे सेशन आपस में स्टैब्लिश्ड है, जो सर्वर के साथ सेशन बनाया था, सिंक हुई, सिंक पैकेट गया है, सिंक एक्नॉलेज आया है, फिर एक्नॉलेज गया है, कनेक्शन हो गया। ये चेक करते हैं ये जो कनेक्शन हुआ है इसके दरमियान जो सेशन बना है, जो पैकेट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड है या कोई एक्स्ट्रा पैकेट्स आ रहे हैं। ये फायरवॉल चेक करता है उसको। उसके बाद आता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। वर्क एट द एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है। वैसे तो फायरवॉल सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर भी है, डिवाइसेस भी। जैसे हमारा ये लैपटॉप है ना, इस तरह की डिवाइसेस होती हैं और फायरवॉल। एंटीना वाली जो अंटीने नहीं, उसके साथ पोर्ट्स लगी होती हैं डिफरेंट, उनमें केबल्स कनेक्ट होती हैं। दूसरे का जो डिफरेंट बता रहा था वो उसमें। ये वाला जो है ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। ये एप्लीकेशन लेयर 7 जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, और एसक्यूएल इंजेक्शन और एक्सएसएस अटैक से बचाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये बाईपास कर, जो एक्सएसएस फाइंड करते हैं वो इसको बाईपास भी करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करते हैं, आपको बाईपास करना भी, जब फील्ड में काम करेंगे फिर आप इसको बाईपास भी किया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये होता है स्लोअर है बट वेरी पावरफुल फॉर वेब एप्लीकेशन, होता है बहुत पावरफुल सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद आ गया नया नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। combines stateful inspection plus application awareness plus intrusion prevention and deep packet inspection. The current gold standard of enterprises। मतलब आजकल जो करंट कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो ये वाला यूज कर रही हैं नेक्स्ट जनरेशन। क्यों? ये स्टेटफुल इंस्पेक्शन भी करता है, एप्लीकेशन की अवेयरनेस मतलब एप्लीकेशन को भी सिक्योर करता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन भी खाली करता पैकेट है। नहीं करते। हाँ, जो डिटेक्ट करते हैं ना जब गलत पैकेट्स, बैड पैकेट्स, उनको उनसे उसको प्रिवेंट करता है। और डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी करता है, पैकेट्स की भी इंस्पेक्शन करता है। उसके बाद आ गया नेटवर्क सेगमेंटेशन। पिछला ये वही विनर आ गया, टीम रेड आ गई, जीरो ट्रस्ट आ गया ना। टाइम कितना बाकी है किस रिकॉर्डिंग का? वैसा 1 मिनट। ठीक है। नेटवर्क सेगमेंटेशन, VLAN DMZ जीरो ट्रस्ट। VLAN virtual LAN logically divides one physical network into separated isolated segments। ये इसको इग्नोर करते हैं। वायरलेस सिक्योरिटी, WPA3। ये कल कल मैंने किया। स्ट्रॉन्ग वाईफाई वाईफाई का पासवर्ड पासवर्ड चेंज किया है ना, ये सारी चीज। आती हैं उधर। जहाँ जहाँ पे ये WPA3 आया है वहाँ पे देखोगे आप